नमस्ते बच्चे, आज हम इस वर्ग में देखने वाले हैं विलोम चिन्ह। विलोम चिन्ह यानी सिंबल। आपको मालूम है सिंबल क्यों हम उपयोग करते हैं? ये सिंबल हम नहीं उपयोग करेंगे तो वाक्य में क्या क्या मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ेगी, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन इस सिंबल को हम प्रयोग करने पर हमें कोई भी यानी हमारे वाक्य लिखते समय, हमारे वाक्य यानी बोलते समय हमारे प्रयोग बहुत अच्छी तरह से आ सकती है। इस सिंबल को अंग्रेजी में तरह तरह के नामों से पुकारे जाते हैं, वैसे ही हिंदी में भी एक एक चिन्ह का यानी एक एक सिंबल का एक एक नाम होती है। यानी स्टॉप कहेंगे तो अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, एक डॉट रखते हैं, लेकिन हिंदी में अलग होती है। वैसे ही हम क्वेश्चन मार्क्स और कमा और सेमीकोलन ये सब का एक एक नाम होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे चिन्ह, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे इस चिन्ह के बारे में। विलोम चिन्ह, हम क्यों विलोम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? वाक्य को लिखते समय या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। यानी हम वैसे के वैसे बोलते गए तो किसी को भी हमारी भाषा समझ में नहीं आ सकती है, इसीलिए हम रुक रुक कर बात करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी रुकना चाहिए, तभी तो हमारी भाषा सबको मालूम पड़ेगा। जब हम लिखते समय वाक्य में वैसे के वैसे हम लिखते जाएंगे तो हमारी लिखना दूसरों को समझ में नहीं आ सकती है। मैं उदाहरण में आपको बोलती हूँ, मैं खाना खाकर आई थी, आने के बाद हमारे घर में कोई भी नहीं थे। वैसे हम बात करते जाएंगे तो लिखते जाएंगे तो आपका भाषा किसी को भी समझ में नहीं आ सकती है। आप ऐसे लिखेंगे तो हम खाना खाए थे, खाना खाने के बाद हम घर में सब लोग सोने गए थे। ऐसे आपको लिखते समय आपका भाषा सबको समझ में आ जाएगी। अब और एक बार देखेंगे, वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कई थोड़े बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। इन्हें ही हम विलोम चिन्ह कहा जाता है। अर्थात रुकना या ठहरना, वक्ता अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अनित यानी अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकना होती है, इसे ही विलोम कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विलोम सांस लेने की अपरिक्त अर्थों की स्पष्टता के लिए आवश्यक है। विलोम चिन्ह का परिभाषा है, लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विलोम चिन्ह कहते हैं। यानी हम लिखते समय, बोलना है तो अलग है, यानी लिखते समय भाव के अनुसार हमें कहाँ रुकना है, कहाँ प्रश्न मार्क डालना है और कहाँ कमा डालना है और कहाँ हाइफन डालना है और कहाँ ब्रैकेट में लिखना है, उसके बारे में आपको जानकारी होने पर ही आप इस विलोम चिन्ह को आप अपने लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, हम विलोम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर करना चाहिए। एक कमा यानी
एक विलोम चिन्ह आप गलत डालिए तो उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ भी बदल हो सकता है, यानी बदली हो सकता है। अब हम एक उदाहरण से देखेंगे। ये विलोम चिन्ह का एक उदाहरण है। उसे रोको, मत जाने दो। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2 वाक्य हैं। इसमें हम 2 वाक्य में अल्प विराम यानी कमा को हम यहाँ प्रयोग किए हैं। इस कमा को हम 2 स्थान पर प्रयोग किए हैं। पहला वाक्य में हम 2 शब्द के बाद इसका प्रयोग किए हैं और दूसरा वाक्य में हम 3 शब्द के बाद इसका प्रयोग किए हैं। अब हम देखेंगे। उसे रोको, मत जाने दो। यानी इस वाक्य में इसका अर्थ हमें समझ में आती है। उसे रोको, उसे मत जाने दो, उसे जाने को नहीं देना चाहिए। और दूसरा वाक्य में आपको उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पहले वाक्य में रोकने की बात हो रही है, यानी दूसरे वाक्य में उसे ना रोकने की बात हो रही है। एक ही एक कमा बदली होने पर वाक्य का परिवर्तन यहाँ हो जाती है। कैसे? पहले 2 शब्द के बाद में कमा आ गई तो उसे रोको, जाने नहीं देना। यानी यहाँ दूसरे वाक्य में उसे रोको मत, उसे जाने दो। यानी उसे नहीं रोकना, उसे जाने दो। पहले वाक्य में रोको, उसे नहीं जाने दो। ये इसका अर्थ है। अब आपको मालूम हो गया है कमा कहाँ आपको प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह सही स्थान पर आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं पूर्ण विराम चिन्ह। इसका निशाना है एक लाइन जैसा। इसको हम अंग्रेजी में स्टॉप कहेंगे। यानी अंग्रेजी वर्ड्स हम लिखते समय कैसे एक स्टॉप आने पर एक डॉट रखते हैं, वैसे ही हिंदी में स्टॉप होने पर हम एक डंडा वहाँ लगाते हैं। अच्छा, इस विलोम चिन्ह लगाने में आपको समय का पालन करना है, क्योंकि मैं अब एग्जाम्पल में बोल रही हूँ। आपको गिन लो, आपके मन में गिन लो 1 2 3। वहाँ रुककर आप दूसरे वाक्य में आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप रुकते समय आपको आराम मिलेगी, आपकी सांस को वहाँ आराम मिलेगी। इसीलिए हम पूर्ण विराम चिन्ह में हम रुक कर ही जाना चाहिए। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, आप देखो एग्जाम्पल को, बाद में आपको समझ में आ जाएगी। राम एक अच्छा लड़का है। क्या है यहाँ उदाहरण? राम एक अच्छा लड़का है। वहाँ आप रुकने के बाद और एक वाक्य को देखो, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। यानी यहाँ 2 वाक्य में आपको स्टॉप होकर क्या थोड़ी देर रुककर दूसरे वाक्य में जाना है। क्यों हम इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसके करने का क्या ज़रूरी है? हम पढ़ते समय एक वाक्य से दूसरे वाक्य जाने पर हमें वहाँ स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए। इसीलिए हम इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हम दूसरा देखने वाले हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मालूम है प्रश्नवाचक चिन्ह का निशाना क्या है? निशाना आपको वहाँ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क से। यानी हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्नवाचक कहाँ आपको प्रश्न पूछा जा रहा है यानी पूछने वाले हैं तो आपको इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ करना चाहिए। आपको लिखते समय कहीं भी प्रश्न पूछना है तो
प्रश्न जैसे आपको पूछना है तो वहाँ आपको क्या ये वाला प्रश्न चिन्ह का प्रयोग वहाँ करना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण दिए गए हैं, आप उदाहरण देखिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे आपको मालूम हो गया है ये वाक्य प्रश्नवाचक है? आपको अच्छी तरह से मालूम है ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ डालने पर आपका वाक्य में कहीं भी प्रश्न का पूछे जाने शब्द का हम प्रयोग करने पर ही हमें वो वाक्य प्रश्नवाचक है या क्या है करके आपको मालूम होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या है प्रश्नवाचक का शब्द। दूसरे वाक्य में तुम घर कैसे पहुँचे, यानी यहाँ भी एक प्रश्नवाचक का शब्द आई है कैसे। इसी से आपको मालूम पड़ता है ये दो वाक्य भी प्रश्नवाचक का वाक्य है। इसके अलावा आप क्या, कौन, कहाँ, किसने, किससे, कब, ये सब आपको प्रश्नवाचक शब्द में आएगी। इसको आप देखने पर वह आप क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया तो आप वहाँ क्वेश्चन मार्क्स डाल सकते हो। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अब हम देखने वाले हैं अल्पविराम, यानी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अल्पविराम का निशाना क्या है करके। इसको हम अंग्रेजी में कमा कहकर बोलते हैं। आपको आज से इस पूरा चिन्ह को हिंदी में आपको बोलकर प्रैक्टिस कर लो, तभी तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, अल्पविराम चिन्ह हम कब इसका प्रयोग करते हैं, यानी एक सेंटेंस लिखते समय उस वाक्य का जरिए हम कहने वाले बहुत सारे शब्द को हम वहाँ अल्पविराम डालकर कह सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिए गए हैं। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई आदि बनाई जाती है। यानी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये अल्पविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। दही के बाद एक अल्पविराम हुआ है, और घी के बाद एक अल्पविराम हुआ है, और मक्खन के बाद यहाँ एक अल्पविराम हुआ है। पनीर के बाद में भी एक अल्पविराम यहाँ आई है। आपको इसका मतलब है क्या अल्पविराम को हम एक वाक्य में उसके ज़रिए, उस वाक्य के ज़रिए, यानी अब गाय के दूध के प्रयोग इस पर हो जा रही है, इसके लिए हम वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। और एक उदाहरण भी हम देखेंगे। पेड़ से हमें पत्ता, फूल, फल आदि हमें मिलती है। इसमें हम कहाँ कहाँ ये अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए, यानी फूल और पत्तों के बाजू में हम इस अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अब अच्छी तरह से मालूम हो गया है ये अल्पविराम कहाँ कहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अधिक विराम चिन्ह। इसका निशाना है सेमी कोलन, हम इसको अंग्रेजी में सेमी कोलन कहते हैं। इस चिन्ह को हम किस तरह प्रयोग करना चाहिए, यानी हम पूर्ण विराम में आपको मैं उदाहरण में बोली थी 1, 2, 3 गिनते समय तक आपको वहाँ रुकना है। अल्पविराम में आपको रुकने का समय बहुत कम होगा, यानी 1 गिनते समय आपको रुकना चाहिए। अधिक विराम में आपको 1, 2 तक गिनने तक आपको रुकना चाहिए। आपका एग्जाम्पल ही है। अच्छा, हम इस उदाहरण से आपको यहाँ समझाएंगे। मैंने पढ़ने की कोशिश की, यानी मैं पढ़ने की कोशिश की थी पर वे नहीं पढ़ा। इसमें 2 वाक्य का संबंध हो रही है,
यानी दो वाक्य भी एक ही जन के लिए संबंध हो रही है। मैंने पढ़ने की कोशिश की, ये एक वाक्य है और दूसरा वाक्य भी इस वाक्य का संबंध पर आ रही है, पर वह नहीं पढ़ा। इस वाक्य में दो वाक्य का संबंध एक ही जन के लिए हो रहा है, इसीलिए हम वहाँ अधीर विराम का प्रयोग किए हैं। इस चिन्ह से आपको मालूम होगा आपका पढ़ने का दो वाक्य भी एक ही जन के लिए यहाँ किया गया है। इस तरह से आपको क्या निबंध में, नहीं तो कहीं तो नाटक लिखना है या आपका कविता लिखना है तो भी आपको इस तरह का अधीर विराम का प्रयोग आप कर सकते हो। अधीर विराम को हम कहते हैं सेमीकोलन, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये अधीर विराम का निशाना है। अब हम देखेंगे विस्मयादि बोधक यानी विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में। इसका निशाना है यानी इसका साइन है, आपको वहाँ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। एक डंडा डालकर उसमें नीचे में एक क्या पुल स्टॉप रखना चाहिए। अब हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे पहले, बाद में इस उदाहरण को देखेंगे। विस्मयादि बोधक शब्द का हम प्रयोग करते समय हमें इस तीन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। यानी आपको पहला ध्यान में रखनी चाहिए कि विस्मयादि बोधक शब्द को वाक्य में आरंभ में यानी पहले ही इसका उपयोग हो जाती है। और दूसरा है विस्मयादि बोधक का चिन्ह यानी सिंबल को आप वहाँ प्रयोग करनी चाहिए। विस्मयादि बोधक का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई भी संबंध नहीं होता है। इस तीन वाक्यों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। पहले क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द आरंभ में आती है और दूसरा है इसका चिन्ह आपको प्रयोग करना चाहिए और वाक्य के अन्य शब्द से कोई भी संबंध नहीं होता है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह को आप प्रयोग करना चाहिए। इसका उदाहरण हम देखेंगे है अब मैं क्या करूं। यहाँ एक वाक्य में आपको है यहाँ दुख की प्रकट कर रहे हैं। दूसरा में आप देखो वाह तुमने तो कमाल कर दिया है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया है। यहाँ एक प्रशंसा का उत्पन्न यहाँ हो रही है यानी प्रशंसा दे रहे हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया है। इसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अच्छा, हम विस्मयादि बोधक को 8 तरह के यानी 8 प्रकार से हम इसे देखने वाले हैं। आपको मालूम है, अच्छी तरह से आपको मालूम है प्रश्न यानी यहाँ विस्मयादि बोधक कैसे पूछने पर किस वर्ड को आप उस ध्यान में रखकर उस वर्ड को आप वहाँ साइन देना चाहिए। विस्मयादि बोधक का 8 प्रकार होते हैं। पहले हम देखेंगे हर्ष सूचक और दूसरा है शोक सूचक, तीसरा है आश्चर्य सूचक और चौथा है प्रशंसा सूचक और पांचवा है ग्रहण सूचक और छठा है स्वीकार सूचक, सातवां है चेतावनी सूचक, आठवां है संबोधन सूचक। हम अब एक एक करके देखेंगे। हम यहाँ पहले विस्मयादि बोधक में हर्ष सूचक उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यह हर्ष सूचक का मतलब है प्रसन्नता यानी प्रशंसा करने वाले का उनका बोध यहाँ किया जाते हैं। अब हम देखेंगे हर्ष सूचक जिसमें हर्ष के भाव का बोध होता है, जिसमें हाहा वाह 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 आदि अव्यय प्रयोगित
होते हैं उसे ही हम हर्ष सूचक कहते हैं। यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है, आप उदाहरण देखो। हाँ, कितना मीठा आम है। यहाँ मीठा को लेकर प्रशंसा हुई है, यानी कितना अच्छा फल है, कितना मीठा आम है, इसका प्रशंसा वहाँ विश्वम्यादि बोधक का यानी अव्यय से हुआ है। वह अव्यय है आहा, इससे इसका सूचक यहाँ हुआ है। शोक सूचक, इसमें शोक यानी दुख का भाव का प्रकट होते हैं, इसे हम कहते हैं शोक सूचक। यहाँ इस शोक सूचक में दुख का भाव को प्रकट करते हैं। इसका अव्यय है, हो, इस तरह के अव्यय को यहाँ प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ उदाहरण में देखो, हे बेचारा घायल हो गया है, यानी उसको कुछ तो हो गया है, उसको चोट लग गई है, इसीलिए हम बोल रहे हैं हाय, बेचारा घायल हो गया है। हो, उसे बहुत दर्द हो रही है, उसका दर्द को यहाँ प्रकट करने वाले अव्यय को हम हो कहकर बोलते हैं। हम लिखते समय दुख का भाव को इस तरह से प्रकट करनी चाहिए। इस तरह से आप कहीं तो प्रयोग करें तो कहीं तो लिखे तो आपका शब्द रोचक यानी सुंदर हो सकती है, इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। तीसरा है आश्चर्य सूचक। इसमें आश्चर्य का भाव का बोध होता है। आपको मालूम है, आश्चर्य होने पर यानी हम अरे आप कब आए, इस तरह से पूछने पर हम वहाँ आश्चर्य हो गए हैं, उन लोग आए हैं, कब आए हमको मालूम नहीं है, इसीलिए हम उन्हें देखते समय हम कहते हैं अरे आप कब आए, इसका प्रयोग हम कहते हैं। यहाँ दूसरा है क्या वक्त पास हो गया। यहाँ आपको ध्यान में देखना चाहिए, पहले में आप कब आए, ये यहाँ प्रश्नवाचक यानी प्रश्न का चिन्ह यहाँ प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ कब आ चुका है। यानी दूसरे वाक्य में देखो आप, क्या का मतलब है प्रश्न का अव्यय है, लेकिन आपको वहाँ प्रश्न का मार्क्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके बाजू में क्या आ रही है उसको देखकर आपको वहाँ उस चिन्ह को आपको प्रयोग करनी चाहिए। यहाँ है क्या वक्त पास हो गया है, यानी क्या आश्चर्य से हम पूछ रहे हैं क्या वो पास हो गया है, लेकिन उतना आश्चर्य है क्योंकि वो पढ़ा नहीं होगा, कुछ भी खेलता होगा एग्ज़ाम टाइम में, लेकिन वो पास हो गया है, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार प्रकट करते हैं, क्या वक्त पास हो गया। और यहाँ बाप रे, ये प्रयोग भी, ये अव्यय भी हम यहाँ प्रयोग करते हैं। चौथा है प्रशंसा सूचक। इसमें प्रशंसा के भाव का बोध होता है। इसका अव्यय है शाबाश, खूब, इस तरह के अव्यय को हम यहाँ प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण यहाँ देखिए, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो। उस व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। मुबारक का एक्सप्रेशन हम कैसे दे सकते हैं, शाबाश, खूब, इस तरह से हम दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रशंसा सूचक में हम कहे जाते हैं। और दूसरा वाक्य को यहाँ देखो, खूब तुमने सुंदर चित्र बनाया है। ये खूब का मतलब है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसका प्रयोग, इसका प्रशंसा हम यहाँ किस तरह से ले रहे हैं, खूब का अव्यय का उपयोग हम यहाँ करते हैं। पांचवा है गुण सूचक। इसमें गुण की भाव का बोध होता है, यानी हमें कुछ चीज़ पसंद नहीं तो हम कहते हैं छी, तू, ये क्या है, इसे बोलते ना, इसका प्रयोग को हम गुण सूचक कहते हैं। एक गुण सूचक
किस अव्यय का प्रयोग करते हैं? ची, तिक, तद, तिकर आदि का अव्यय का प्रयोग यहाँ करते हैं। हम कभी भी यूज़ करेंगे इस वर्ड को। ची, क्या ये बहुत गंदा बदबू आ रहा है, कितनी बदबू है, और क्या ये इतना गंदा जगह है। इसे हम बोलते समय ये ची का प्रयोग हम करते हैं। घृणा सूचक का मतलब नापसंद की चीज़ों को हम कहते समय इस अवयव का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। छठा है स्वीकार सूचक। इसमें स्वीकार के भाव का बोध होती है। हम कुछ भी स्वीकार करने पर इस अवयव का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण से हम देखेंगे। हाँ, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, यानी हम यहाँ स्वीकार करते हैं। दूसरों के घर जाने पर यानी किसी के घर जाने पर हम उसका दावत को हम स्वीकार करते हैं। इसके लिए इसका अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। ठीक जी, अच्छा, हाँ आदि का अव्यय का प्रयोग यहाँ हम किस तरह से स्वीकार सूचक के माध्यम से हम करते हैं। और एक उदाहरण भी हम देखेंगे। अच्छा, कल मैं आऊँगा, ये भी आप लिख सकते हो। यानी स्वीकार करने पर, हम किसी के दावत को स्वीकार करने पर इस अवयव का हम प्रयोग करते हैं। आपका सातवां सूचक है यानी चेतावनी सूचक। इसमें चेतावनी के भाव का बोध होते हैं। किससे हम किसी को हम चेतावनी देने के भाव को हम यहाँ प्रकट करते हैं। इसका अव्यय है सावधान, हटो। इस अव्यय का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखिए। सावधान, आगे रास्ता खराब है। हम यहाँ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? सावधान, उस रास्ते पर मत जाना क्योंकि वहाँ रास्ता खराब है। और दूसरा में देखो, हटो, सामने से कार आ रही है। इसमें भी हम चेतावनी दे रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसे चेतावनी दे रहे हैं। वो कार को नहीं देख रहा है, आने वाले रास्ते को नहीं देख रहा है, कुछ तो काम करते जा रहा है। तब हम उसे चेतावनी देने के लिए, हटो, सामने से कार आ रही है, इस अव्यय का यहाँ प्रयोग हम करते हैं। आठवां है संबोधन सूचक। यानी इसमें कभी कभी संबोधन भी व्यक्त होते हैं। यानी हम किसी दूसरे को देखे नहीं होंगे या पहचान नहीं होंगे, उसे हम क्या संबोधन करते समय इसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ संबोधन अलग है और चेतावनी अलग है। चेतावनी हम किसी को हम बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम चेतावनी देते हैं। लेकिन संबोधन हमें किसी व्यक्ति को जानते नहीं तो उसको क्या संबोधन करते हैं। यहाँ एक उदाहरण देखिए आप। अरे, उधर मत जाओ, आप वहाँ नहीं जाना, आपको नहीं जाना चाहिए। ये अरे का मतलब हम यहाँ संबोधन में भी कर सकते हैं और आश्चर्य सूचक में भी करते हैं। क्योंकि आश्चर्य सूचक में हम करते समय अरे आप कब आए, हम कहते हैं अरे आप कब आए। यहाँ अरे उधर मत जाओ, इसमें हम आश्चर्य में हमारे जान पहचान वालों से हम कहते हैं अरे का अव्यय का प्रयोग हम करते हैं। यानी संबोधन में हम किसी को भी नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति के सामने हम इस अव्यय का प्रयोग हम करते हैं। आपको अच्छी तरह से अब मालूम हो चुका होगा ये विश्वमेयादि बोधक हम कहाँ किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे उदाहरण चिन्ह। आपको इस बॉक्स में दिया गया है उसका निशाना।
इसको हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों हम करते हैं, किसी लिए हम करते हैं। किसी निबंध लिखते समय यानी आपको ऐसे जिसे लिखने पर आपको इस उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के कहावत लिखते हो तो किसी का अरे मुहावर नहीं तो एक कवि का एक पंक्तियों को हम लिखते समय इस उदाहरण चिन्ह को हम प्रयोग करनी चाहिए। हम किसी वाक्य को यानी किसी शब्द को हम हाईलाइट करके दिखाना है तो इस उदाहरण चिन्ह को हम वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इस उदाहरण में देखिए, तुलसीदास ने कहा, रघुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसको हम यहाँ कैसे उदाहरण चिन्ह में हम दे सकते हैं। आपको वहाँ देखो कहाँ से कहाँ ये उदाहरण निशान का हम यहाँ प्रयोग किए हैं। दूसरे में तुलसी कृत रामचरित्र मानसा एक अनुपम कृति है, यानी यहाँ रामचरित्र मानसा को हम यहाँ उदाहरण चिन्ह में यानी उसका निशाना हम वहाँ दिए हैं। आपको अब मालूम हो गया है ये उदाहरण चिन्ह को हम कहाँ प्रयोग करनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं योजना चिन्ह। योजना चिन्ह को हम अंग्रेजी में कहते हैं, आपका निशाना वहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। इसका प्रयोग हम किस तरह करते हैं, आपको नीचे उदाहरण दिया गया है। यानी एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध होता है, उसमें ही हम क्या करते हैं, हाइफन डालते हैं। नहीं तो एक शब्द दूसरे बार आने पर हम वहाँ क्या कहते हैं, इस हाइफन को वहाँ डालते हैं। अब यहाँ देखो, माता पिता, हम ये भी कह सकते हैं दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हाइफन डाल सकते हैं। और दूध और रोटी, दूध और रोटी दोनों भी इसका संबंध है, इसीलिए हम यहाँ योजना चिन्ह का प्रयोग किए हैं। और यहाँ देखो साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ दो वाक्य, दो शब्द यहाँ क्या एक ही साथ यानी एक ही शब्द हम प्रयोग करने पर यहाँ हम योजना चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। रोज रोज, पल पल, पग पग, इस तरह के शब्द में हम क्या कर सकते हैं, इस योजना चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। अब आपको इस विलोम चिन्ह के बारे में सब कुछ पता हो चुका है। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।